फ्रेंड्स, आपने समान नागरिक संहिता के विषय में तो सुना ही होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। गोवा एक पहला राज्य है जो अपने यहाँ समान नागरिक संहिता को लागू किया है। तो समान नागरिक संहिता, भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है जहाँ पर धार्मिक विविधताएं, खासकर यहाँ पर हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं। आपको बताते चलूं कि यहाँ पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1937 है। मतलब कि जो भी धर्म है, सभी धर्मों के अपने व्यक्तिगत कानून हैं और उसी कानूनों के माध्यम से वह अपने विवाह को, अपने उत्तराधिकार को, अपनी संपत्ति को या फिर अपने जो है तलाक जैसे मामलों का निपटारा वो करते हैं या उनको नियंत्रित करते हैं। तो समान नागरिक संहिता का सीधा सा अर्थ है कि भैया जो भी धर्म होंगे, सभी धर्मों के जो विवाह के नियम हो, तो तलाक के नियम हो, संपत्ति हस्तांतरण के नियम हो या फिर उत्तराधिकार के नियम हो, सबको एक संहिताबद्ध करके सभी भारत के नागरिकों को एक ही कानून के माध्यम से जब प्रदान किया जाता है, उसी को समान नागरिक संहिता कहा जाता है। ठीक ना। समान नागरिक संहिता यह अपने संविधान में अनुच्छेद 44 में, डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 44 में। ठीक ना। तो समान नागरिक संहिता को लाए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, या फिर इनमें क्या रुकावटें होती हैं, या फिर इसका बैकग्राउंड क्या होता है, जैसी सारी चीजें जानेंगे। मेरा नाम है नवीन कुमार। तो आते हैं इस डीपीएसपी के पार्ट 2 में, हम समान नागरिक संहिता को अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं। तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 डीपीएसपी का एक पार्ट है। कहा जाता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह पूरे देश में भारतीय नागरिकों के लिए वह समान नागरिक संहिता का प्रावधान करे। क्या है? तो एक समान नागरिक संहिता से आशय एक ऐसी संहिता से है जो सभी धर्मों के समुदायों और उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे शादी हुआ, तलाक हुआ, विरासत हुआ, गोद लेना हुआ, इन संदर्भ में पूरे देश के लिए एक ही कानून हो। ऐसे में इसी को हम समान नागरिक संहिता कहते हैं। अनुच्छेद 44 राज्य का यह कर्तव्य होगा या राज्य अपने नागरिकों के लिए पूरे देश में या पूरे भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा। ऐसा कुछ आर्टिकल 44 में वर्णन किया गया है। वर्तमान में हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, तो मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 है। इसका निर्माण किया गया है जिसमें मुसलमानों के विवाह उत्तराधिकार का निर्धारण वो करते हैं। भारत में आपराधिक क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का निर्माण तो किया गया है, लेकिन विवाह, संपत्ति, उत्तराधिकार के संबंध में अलग अलग धर्मावलंबियों ने पृथक पृथक विधियों का निर्माण किया है। आपको यहां पे मैं बताते चलूं कि जो आपराधिक कानून, दो प्रकार के कानून होते हैं, एक आपराधिक कानून और दूसरा दीवानी कानून। आपराधिक कानून में तो अलग अलग हमको एक ही लगभग हमको कानून दिखाई पड़ते हैं। ठीक है ना, कि भाई एक ही कानून के माध्यम से पूरा देश संचालित होगा। लेकिन कुछ दीवानी मामलों के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें जैसे संपत्ति हुआ, विवाह हुआ, उत्तराधिकार हुआ, इसमें धर्म के हिसाब से कानून हमको दिखाई पड़ते हैं। तो उसी धर्म के हिसाब से जो कानून दिखाई पड़ते हैं उनको एक ही कानून में पिरोना, फिर वही जो संहिता होगी उसी को समान नागरिक संहिता कहा जाएगा। ठीक ना भैया। तो हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए विवाह, उत्तराधिकार अलग अलग विधियां हैं, तो सिख, जैन, बौद्ध इनके लिए अलग अलग हैं। मुसलमान पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसके अनुसार तलाक के पश्चात महिलाओं को हलाला प्रथा से गुजरना पड़ता है और ना तो भत्ते का प्रावधान मिलता है। यहाँ पे एक पुरुष को 4 शादियां करने का एक मतलब अनुमति प्रदान किया जाता है, मान्यता है उनको। तो ईसाइयों की अलग जो है गतिविधियां विवाह, तलाक और उनके जो है उत्तराधिकार के मामलों में देखने को मिलती हैं। अतः सभी की अलग अलग विधियों को समाप्त करके जब भारतीय नागरिकों के लिए एक समान विधि होनी चाहिए जिसमें तलाक, जिसमें विवाह, जिसमें उत्तराधिकार के प्रावधान नियंत्रित हों, उसी को ही हम समान नागरिक संहिता कहते हैं। मुझे लग रहा है कि आई होप आपको पसंद आया होगा कि समान नागरिक संहिता क्या होती है। ठीक ना, या फिर हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से किस प्रकार समझा सकते हैं। ठीक ना भैया। फिर समान नागरिक संहिता की थोड़ा सा अगर हम उत्पत्ति देखें तो औपनिवेशिक शासनकाल में, मतलब कि अंग्रेजों के शासनकाल में ही एक रिपोर्ट जारी की गई थी 1935 में।
तो 1935 में जो अपराध थे या सबूत थे या अनुबंध थे से संबंधित भारतीय कानूनों के संहिताकरण में एकरूपता की आवश्यकता पर बल दिया गया। देखिए, जब विभिन्न इश्यूज पर एक ही कानून बनाया जाता है तो वह कहीं न कहीं एक समान नागरिक संहिता को डिनोट करता है। तो ऐसा ही एक रिपोर्ट के माध्यम से यह बल दिया गया, एक आवश्यकता महसूस की गई कि जो अपराध हैं, जो सबूत हैं या अनुबंध हैं, उनसे संबंधित भारतीय नागरिकों के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें एकरूपता हो। ठीक है ना। हालांकि इसके तहत हिंदुओं और मुसलमानों के लिए व्यक्तिगत कानूनों को इस संहिताकरण से बाहर रखा गया। मतलब कि मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या फिर हिंदुओं के लिए हिंदू माध्यम से, जो हिंदू रीति रिवाजों के माध्यम से प्रावधान किया जाता था, उसको अलग किया गया। 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए BN राव समिति का गठन किया गया। आपको मैं बताते चलूं कि एक क्वेश्चन पूछा गया है PCS में कि हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था, तो BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव, जो संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है ना, संविधान सभा के प्रमुख सलाहकार थे, उनको बनाया गया था। अब सवाल है कि क्यों आवश्यकता है समान नागरिक संहिता की। तो मैंने आपको जो मेंस का क्वेश्चन दिया था, तो मेंस के क्वेश्चन में आप पार्ट 1 में DPSP के देखेंगे तो वहां पर हम कई मेंस के क्वेश्चन दिए थे। तो ये वाला जो मेंस का क्वेश्चन होगा कि समान नागरिक संहिता से आप क्या समझते हैं, इसको लाए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो वहां पर आप ये ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। पहली बात क्या है कि यहां पर समानता का अधिकार को बल मिलेगा, क्योंकि समानता के अधिकार को आप जानते हैं कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15, ठीक ना, इन सब सारी चीज़ों से आप कोरिलेट कर सकते हैं, या फिर आर्टिकल 16, इन सब सारी चीज़ों से आप कोरिलेट करते हैं समानता के अधिकार को। तो सभी नागरिकों को बगैर भेदभाव के बराबर का दर्जा प्रदान किया जाएगा, तो समानता का अधिकार सुनिश्चित हो सकेगा। धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। तो बिल्कुल ऑफकोर्स धर्मनिरपेक्षता जो है वह समान नागरिक संहिता के एकदम पक्ष में होती है, एकदम इसका अनुसरण करती है, इसके अनुकूल है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता कहती है कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि जितने भी धर्म होंगे सब समान होंगे। तो भारत का जब कोई धर्म नहीं होगा, सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बनाया जाएगा, तो धर्मनिरपेक्ष मतलब कि सेकुलरिज्म जो है उसके एकदम पक्ष में होगा। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा, नो डाउट। सारे लोगों के लिए जब एक ही कानून होगा, एक ही विवाह का माध्यम होगा, एक ही तलाक का, एक ही उत्तराधिकार का, तो एक यूनिटी तो जनरेट होगी, और यूनिटी जहां जनरेट होगी वहां राष्ट्रीय एकता अपने आप जनरेट हो जाएगी। तो एक केस आया था अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर समान नागरिक संहिता लाई जाती है तो धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा। ठीक है ना। आपराधिक मामलों में कमी भी देखने को मिलती है। ऑफकोर्स अगर एक ही कानून होगा तो जायज है कि कहीं ना कहीं आपराधिक मामलों में कमी देखने को मिलेगी, जो बर्डन है न्यायालयों के पास वो कम होगा। लैंगिक न्याय या समाज के कमजोर वर्ग को संरक्षण मिलेगा, तो महिलाओं और धार्मिक जो अल्पसंख्यक सहित जो अंबेडकर के द्वारा परिकल्पित कमजोर समाज है उसको सुरक्षा मिल सकेगी। इसीलिए कहा जाता है कि समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पड़ती है। ठीक ना भैया। तो समान नागरिक संहिता से संबंधित कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं। कैसा इश्यूज? भारत देखिए एक विविधताओं से भरा हुआ देश है, और भारत जो विविधताओं से भरा हुआ देश है मतलब कि पूर्वोत्तर की जो संस्कृतियां हैं उस पर भारतीय दंड संहिता के कानून लागू नहीं होते हैं। कहा जाता है कि भाई भारत की जो विविधता है उस विविधता में जो एकता स्थापित हुई है वह तो भारत की पहचान कराती है ना, और इस एकता को, भारत की विविधता को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। किसके माध्यम से? समान नागरिक संहिता के माध्यम से। तो ये ठीक नहीं है। मतलब कि विविधता को एकता में स्थापित करती है कौन सी चीजें? ये जो आपका तमाम राज्यों के लिए अलग अलग, या पूर्वोत्तर राज्यों की जो अलग अलग कल्चर है, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, तलाक से संबंधित हो, जो भी चीजें, ये इनके संस्कृति का, कल्चर का एक पार्ट है, तो उसमें हस्तक्षेप करना वो ठीक नहीं है। ठीक ना। तो विविधता में एकता, जो विविधतापूर्ण समाज है वो एक प्रकार से इशूज बना हुआ है समान नागरिक संहिता के साथ। महिला सशक्तिकरण, तो एक इशूज ये भी है कि महिला सशक्तिकरण बिल्कुल, अगर विवाह होता है, तलाक होता है, या उत्तराधिकार से संबंधित कोई भी इशूज होता है तो ज्यादातर महिलाएं ही शोषित होती हैं, अतः उनको बल मिलेगा, महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा। तो एक इशूज आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। दूसरा, पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब कोई सीधा सा अर्थ होता है कि भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा। मतलब भारत का जब कोई धर्म नहीं होगा तो धर्म के हिसाब से कोई अलग अलग कानून नहीं होगा। तो जायज है कि समान नागरिक जो संहिता होगी वह धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष के अनुकूल होगी। संविधान का आधारभूत ढांचा है यह पंथ निरपेक्ष, और पंथ निरपेक्ष देश के धार्मिक आधार पर
जो विधियों का निर्माण अतार्किक प्रतीत होता है, अतः पंथ निरपेक्ष देश में मानव निर्मित विधियां प्राथमिक होनी चाहिए, ना कि कानूनी रूप से, ना कि धार्मिक रूप से कानूनी मान्य होनी चाहिए। ठीक ना भैया। तो मूल अधिकारों से अगर हम थोड़ा सा तुलना करें इसकी, तो मूल अधिकारों के कुछ पक्ष में समान नागरिक संहिता के जो है प्रावधान दिखाई पड़ते हैं और कुछ विपक्ष में। पक्ष में अगर हम कहें तो पक्ष में समान नागरिक, सॉरी ए विपक्ष में होगा, ए विपक्ष में होगा, ठीक है ना। समान नागरिक संहिता यहाँ पे विपक्ष आप कर लीजिएगा, यहाँ पे आप पक्ष में कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो विपक्ष में जैसे कि अलग अलग जो धर्म के धार्मिक स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 25 से 28 यह कहती है कि भैया धर्म के हिसाब से कानून का निर्माण होना चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है ना कि हर एक व्यक्ति को अपने जो है धर्म के आचरण करने, उसको मानने और उसके प्रचार प्रसार करने का अधिकार होगा, ठीक ना। तो हर एक व्यक्ति का, हर एक जो है धर्म का अलग अलग कानून होगा, तो जायज़ है कि यह समान नागरिक संहिता के विपक्ष में होगी। जबकि पक्ष में क्या होगी, मतलब कि अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 जाति धर्म लिंग या जन्मस्थान या वंश के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसके पक्ष में होगी। अनुच्छेद 21 मतलब कहा जाता है सीधा सा कि एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने का जो राइट्स होगा वो सभी नागरिकों को समान रूप से, सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान किया जाएगा। तो जायज़ है कि कहीं ना कहीं यह समान नागरिक संहिता के एकदम पक्ष में है और यह विपक्ष में है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा यह लेक्चर। थैंक यू सो मच। कल हम लोग मूल कर्तव्य देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।